हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद। इनसे पहले वीडियो में हम कक्षा 10वीं का अध्याय 1 पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 2 से संबंधित सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं बेटा। इस अध्याय 2 में बहुपद से जो भी उसकी प्रस्तावना है बहुपद की, इस वीडियो में हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और भी उपलब्ध कराने वाले एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2, बाकी के वीडियो भी आपको इसके बाद मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज अध्याय 2 बहुपद। पाठ का नाम क्या है बेटा? बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद को समझने से पहले कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना जरूरी होगा, है ना। और बहुपद की पहचान क्या होती है, बहुपद क्या होता है, इस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसकी पहचान करेंगे कैसे। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा। बहुपद क्या है? पहला हमारा बहुपद। चलो इसी पे बात कर लेते हैं, बहुपद क्या होता है जरा समझना है। बहुपद, बहुपद को समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो हम उनको समझना जरूरी है। जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ाया जाता है चर और अचर, ठीक है। और भी पिछली क्लासों में 7th 8th में ये सब समझ में आ जाता है कि चर अचर क्या होता है। जरा समझ लेते हैं चर क्या होते हैं बेटा। चर आपने सुना होगा एक्स वाई जेड, सुना है ऐसा कभी कुछ? ए बी सी डी, है ना, ई एफ जी एच आई जे के, ये सब मिला के क्या होता है? एक प्रकार से ये चर है बेटा। क्या है? चर। ऐसे एक प्रकार से बोल सकते हैं ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, वो कहलाती हैं चर। और अचर में आ जाती सारे संख्यात्मक मान। ये सब किस में आ जाते हैं बेटा? ये सब आ जाते हैं अचर में। अचर की परिभाषा अगर परिभाषा उसको हम परिभाषित करें तो क्या होता है कि चर वो ऐसे मान होते हैं जो एक प्रकार से समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, फिक्स वैल्यू रहती है जिसकी। जैसे आपने कहीं लिखा 2, तो वो 2 ही रहेगा, उसको हम 5 या 7 या कुछ और नहीं लिख सकते, है ना। तो जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है वो कहलाते हैं अचर, और जिनका मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है वो कहलाते हैं चर। अचर मतलब बेटा जिसका मान नहीं बदलता, फिक्स रहता है। और चर जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है। जैसे हमने लिखा, फिर आपको समझाते कैसे। जैसे हमने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पे हमने बोला कि x बराबर 2। हम बोले कि यहाँ पे x की जगह पे आपको 2 रखना है। कभी कभी हम आपको बोल देते हैं कि x की जगह 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7, कुछ भी मान आ सकता है s की जगह पर रखने पर। तो आप देख रहे हैं इसका मान परिवर्तित हो रहा। जैसे हम आपने पढ़ा होगा कक्षा 9th में, बोलते हैं कि इस समीकरण के 4 हल निकालो। क्या बोला था? 4 हल ज्ञात कीजिए। आपसे बोला जाता है कि 4 हल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करते थे इसमें कि एक बार एक्स की जगह पे 0 रख देते थे, एक बार एक्स की जगह पे 1 रख देते, एक बार एक्स की जगह पे 2 रख देते, एक बार एक्स की जगह पे 3 रखते थे ना। तो आप देखो यहाँ एक्स का मान बदलता जा रहा है ना, कहीं 0, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4। आप ग्राफ भी सॉल्व करते हो तो एक्स की जगह पे कुछ रखते हो और वाई की वैल्यू हमें कुछ मिलती है ना। तो ये एक्स वाई मतलब चर, ऐसी राशियां जिनका मान समय के साथ बदलता रहता है वो कहलाते हैं चर। और ऐसी राशियां जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, नहीं बदलता, फिक्स रहता है, वो कहलाते हैं अचर। समझ गए ना आप? इतनी बात ये समझना थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए चर अचर का थोड़ी सी ऐसी बता दिया हमने आपको। चलिए अब बात आते हैं बहुपद और पद पर। बहुपद और पद पर। एक बहुपद को समझने से पहले हमें पद समझना होगा क्या होता है, ठीक है। पद समझना जरूरी है, ठीक है। समझ लीजिए जरा पद क्या होता है, समझ लेते हैं पद। क्या समझ लेते हैं पद? जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2x, क्या लिखा? 2x लिखा, ठीक है। 2x लिखा तो क्या होगा? आप देखोगे यहाँ पे ये 2 क्या, अब भी हमने बताया आपको ये अचर है। क्या है? अचर। और ये क्या है? चर है कि नहीं। संख्यात्मक मान क्या होता है? अचर होता है। और जो एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह जो होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड सिंबल है कोई भी, तो वो क्या है? चर, जिसका मान परिवर्तन होता है। अचर में आता था जैसे 1 2 3 4 संख्यात्मक मान, यहाँ एक्स वाई जेड ए बी सी डी के जो भी हम ले रहे हैं ना, अल्फा बीटा भी हो सकता है। तो ये किस में आ गया? चर और अचर हो गया हमारा। तो पद जो होता है बेटा, पद क्या होता है? जो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है वो पद है, जिसमें संख्यात्मक मान भी हो, उसके साथ एक चर हो, जैसे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, तो इनसे मिलकर क्या बन जाता है? पद। देखो अब ये बन गया पद। क्या है हमारा? पद। 2x एक पद है जिसमें एक अचर है और एक चर है, ठीक है। ये क्या बन गया? पद। अब बहुपद की बात आती है, तो इसी से अब क्लियर हो गया बहुपद क्या होगा। बहुपद क्या होगा? जब बहुत सारे पद मिल जाते हैं, 2 या 2 से अधिक पद जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? उनसे मिलकर बहुपद बनता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, हमने लिखा यहाँ 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया हमारा बहुपद। देखो बेटा इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो 1 2 3 पद मिल गए ना। तो जब पद आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। या दो से अधिक पदों से मिलकर बने समीकरण को, ऐसा बोल सकते हैं, समीकरण को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप। अब बहुपद के प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, प्रकार। बहुपद के प्रकार थोड़ा सा समझ लीजिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इसका पूरा का पूरा जो प्रस्तावना है, जो मेन चीज है इसकी, वो आप समझ लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझे जरा। प्रकार क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार हमें पता होना चाहिए। पहला प्रकार क्या होता है बहुपद का, रेखक। क्या होता है, रेखक बहुपद। जरा समझ इसको, रेखक बहुपद। दूसरा प्रकार क्या होता है हमारा, रैखिक बहुपद। ठीक है ना, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। दूसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद। तीसरा क्या होता है, क्या होगा, त्रिघात बहुपद। ये बहुपद के प्रकार होते हैं। ठीक है ना, द्विघात त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद से आप क्या समझोगे, ऐसा बहुपद जिसमें समीकरण की घात एक हो। क्या हो, पदों में चरों में घात, अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, एक। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, वो कहलाता है रैखिक बहुपद। और इसमें द्विघात बहुपद में ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, अधिकतम घात कितनी हो, दो हो। अधिकतम घात दो हो, जिसमें अधिकतम घात एक हो चर की, वो हो गया रैखिक बहुपद। जिसमें अधिकतम घात दो हो चर की, वो द्विघात होगा। जिसमें अधिकतम घात चर की तीन हो, वो क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। सर कैसे, जैसे हमने यहाँ लिखा बेटा x, या हमने लिख दिया यहाँ 2x लिख दिया। इसमें आप चर की घात क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक कहलाएगी बेटा, एक कहलाएगी, मतलब रैखिक बहुपद है। ऐसा 2x 5x 5/8z कुछ भी, ये क्या होगा, इसकी घात एक है। चर पे देखो बेटा कोई भी घात नहीं है, कोई भी घात नहीं, मतलब उस पर एक की घात है। जो ऐसे लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या होंगे, हमने लिख दिया 2x² प्लस 5x, और कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, 3y² धन 3y धन 7, कुछ भी। तो इसमें देखो अधिकतम घात आप देखो, सबसे बड़ी घात इसमें दो है, देखो आप दो है ना, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। ऐसे त्रिघात बहुपद में क्या होगा, जिसकी अधिकतम घात क्या हो बेटा, तीन हो, क्या हो, तीन हो, वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। देखो आप इसमें सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, तीन दिख रही है, अधिकतम घात तीन हो तो त्रिघात बहुपद होता है। समझ गया क्या आप लोग, क्लियर हो गया इतना, चलिए इतना हो गया होगा आपको क्लियर। ठीक है, ये समझते जाइए इसको बस। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसी पर अगला टॉपिक समझ लीजिएगा, बहुपद की घात। अगला टॉपिक क्या है हमारा, लिखेंगे हम बहुपद की घात। बहुपद की घात, जरा इसको समझो, बहुपद की घात, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते रहते हैं ना, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होगी, आप देखोगे कि चर की अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। सर ये क्या है, चर की अधिकतम घात को, मान लो कोई आपको बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद में जिस भी चर पे सबसे बड़ी घात लगी होगी वो कहलाएगी बहुपद की घात। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, ऐसा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको हम एग्जाम्पल से आपको बताते तो क्लियर हो जाए। चलो इसका एग्जाम्पल देख लो आप कैसा, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल दिया आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 9th में भी पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसको, है ना। जैसे हमने लिखा है x के ऊपर 4 की घात, समझते हैं ना, क्या लिखा है, x के ऊपर 4 की घात, और हमने लिखा है यहाँ x के ऊपर 5 की घात धन, और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। जैसे हमने लिख दिया 3x के ऊपर 2 की घात धन 5x धन 7 लिख दिया। अब आप इस पूरे बहुपद में देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर x की घात 4 है, यहाँ पर x की घात 5 है, यहाँ पर x की घात 2 है, समझ गए ना इतना। यहाँ आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x की घात 1 होगी। अब इस पूरे बहुपद में आप देखेंगे कि चर क्या है, x x x है कि नहीं। अब सबसे बड़ी घात कहाँ लगी है, देखो यहाँ ये 4 की, ये लगी सब 5 की, ये x पर 5 की घात लगी हुई है, लगी है कि नहीं, क्लियर है इतना।
सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है, 4 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ा 5 ही होगा कि नहीं होगा? तो ये सबसे बड़ी अब देखोगे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, x स्क्वायर 5 की घात, तो जो बहुपद की घात होगी वो क्या होगी? आप यहाँ लिख सकते हो, बहुपद की जो घात है वो क्या होगी? यहाँ देखो 5, क्या होगी? बहुपद की घात 5 होगी। समझ गए ना आप लोग? चलिए इसको समझ लो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये होगी हमारी बहुपद की घात। क्लियर होगा? आशा करता हूँ आपको समझ आया। और एग्जांपल दे दूं आपको एक आध, चलो समझ लीजिए। जैसे हमने ये दिया है यहाँ 8y² प्लस y टू दी पावर 8 प्लस 3y5 प्लस 7, ठीक है। आप इसमें सर इसमें बहुपद की घात क्या होगी? आप देखो यहाँ y ये तो हमारा क्या हो गया? चर हो गया। अब चर में सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे 2 की घात है, यहाँ 8 की घात है, यहाँ 5 की घात है, यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है? 8। तो बहुपद की घात क्या होगी? 8। क्या होगी बहुपद की घात? 8 होगी। क्लियर हो गया ना इतना? चलिए इसको क्लीन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए अगला, अगला क्या है हमारा पॉइंट? मेन पॉइंट क्या है इसमें जो पढ़ने वाले हैं? बहुपद की घात हो गई हमारी और बहुपद के शून्यक। अगला पॉइंट है हमारा बहुपद के शून्यक। अगला समझ लीजिए, बहुपद के शून्यक। अब शून्यक क्या होते हैं सर जी? ये शून्यक क्या है? शून्यक शून्यक से समझ में आ रहा? शून्यक, शून्य और यक, मतलब बहुपद, जो हमारा बहुपद आपको दिया रहेगा उस चर का वह मान, ध्यान देना जरा, ऐसा समझिए जरा, चर का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे? चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। क्या कर दे? शून्य कर दे। तो उस मान को क्या कहते हैं? उस मान को शून्यक कहते हैं। शून्यक कहते हैं। मतलब किसी भी बहुपद में आप देखोगे जब आप उसका क्या बोलते हैं, गुणनखंड करोगे आप, तो कुछ ऐसे मान आते हैं जिसे हम शून्य कहते हो। अगर उसको x की जगह पे हम रख दें, चर की जगह पे, चर के स्थान पर अगर हम उसको रख दें, तो उस समीकरण को वो शून्य कर देता है। क्या कर देता है? शून्य। पूरे बहुपद को शून्य कर देगा। तो वही लिखा है कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। चर की जगह पे उस मान को रखने पर, जैसे हमने बोला कि x बराबर 2 3 5, किसी भी इस मान को किसी भी बहुपद में रखने पर, 2 को रखने पर या 3 पर रखने पर या 5 को रखने पर, आप देखोगे कि वो बहुपद पूरा शून्य हो जाएगा। और वो बहुपद जैसे ही शून्य होता है, मतलब ये समझ लेना ये उस बहुपद के शून्य होंगे। ठीक है, कैसे? आप एग्जाम्पल से अब एक इंपॉर्टेंट बात तो समझ लीजिए। यहाँ पर आपने देखा क्या हमने बताया अभी? बहुपद की घात की बात हुई थी अभी। बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर होता है बेटा शून्यकों की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शून्यकों की संख्या। आप बहुपद की घात को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि इसके शून्य क्या हो। जैसे हमने अभी यहाँ लिखा, जैसे कि 2x² धन 5x धन 7। आप यहाँ देखोगे कि बहुपद की घात क्या है? 2 है। तो इसमें जो शून्यक हमारे आएंगे ना, वो शून्यक 2 आएंगे। क्या आएंगे? 2। क्लियर? कितने आएंगे बेटा? 2। अब कैसे सर? हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे आएंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे हमने यहाँ लिखा, आपको हम और समझा दें उदाहरण के तौर पर। जैसे हमने लिखा x² धन 7x धन 10, लिखा क्या? ये आप यहाँ देखो 2 की घात लगी ना, अगर आप इसके गुणनखंड करोगे तो इसके शून्य कितने आएंगे? जैसे 2 की घात है तो इसके शून्य 2 आएंगे। कैसे सर? निकाल के दिखाओ जरा। देखो गुणनखंड तो सीखा ही होगा आपने, 9th क्लास में सिखा दिया जाता है गुणनखंड करना। बीच के पद को हम तोड़ देते हैं, मध्यम पद को तोड़ने पर, स्प्लिट करने पर, है ना। तो उसको तोड़ते हैं, 7 को तोड़ते थे, है ना। कैसे करते थे? ऐसा करते थे हम कि जो पहला यहाँ दिया, क्या दिया? x², इसका गुणांक आप देखोगे कि 1 है, और लास्ट में क्या लिखा है? 10। दोनों का गुणा करोगे तो कितना है? 10 आया। अब इन पदों को आप ऐसे तोड़िए कि इनको ऐसे जोड़ दो, या घटाने पर किसी भी इस बीच का जो पद है इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए? 7 हो जाए, और गुणा करने पर 10 हो जाए। तो आप देखोगे इसके गुणनखंड कर लो सीधा सा 10 का। क्या करोगे? 2 पंचे के 10, 5 एकम के 5, गुणनखंड कितने आए? 2 और 5, इसको 2 और 5 में तोड़ दो आप। x² धन 2x धन 5x धन 10, देखो आप तोड़ दो।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से x कॉमन आएगा तो x धन 2 हो जाएगा। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो तो x धन 2 हो जाएगा। ये दोनों सेम है, इसको बाहर ले लो, x धन 2 x धन 5। अब देखो इसके गुणनखंड 2 है, यहाँ क्या आएगा x बराबर ऋण के 2, यहाँ आ जाएगा x बराबर ऋण के 5 आएगा। एक शून्य ये आया, एक शून्य ये आया, तो 2 की घात थी तो शून्य 2 आए कि नहीं आए? आए ना। यही अब इस मान को अगर आप इस समीकरण में रखोगे ना तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? शून्य। चेक करके देखें, -2 का स्क्वायर धन 2 ऋण 2 धन 5 ऋण 2 धन 10। चलिए कर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी के ऋण के 4, 5 दूनी का ऋण का 10 और धन का 10, धन के 4 ऋण के 4 धन के 10 ऋण के 10, क्या आ गया मान? 0। यही कहलाते हैं शून्य। तो चर के ऐसे मान जो बहुपद पर रखने पर उस बहुपद को शून्य कर दें। ये कर दिया शून्य, और शून्य कर देते हैं तो ऐसे ही मान को हम क्या कहते हैं? बहुपद के शून्य कहते हैं। क्लियर हो गया ना इतना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक है। अगला आप बेटा बस लास्ट तक वीडियो को देखो, बने रहो अंत तक। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, है ना। आपको जरूर समझ में आएगा। हम बोलते हैं 100% नहीं आएगा, 60% आएगा, 50% आएगा, 80% आएगा। नहीं आ रहा तो फिर से उसको देखो, 10-20% फिर बढ़ जाएगा। एक बार में समझ नहीं आया दोबारा उसको देखो, 3 बार उसको देखो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब उस चीज को बार बार देखो तो समझ में आ जाएगा। अगली बात देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ये समझ लो जरा, ये भी इससे संबंधित हमारी पूरी की पूरी एक प्रश्नावली रहेगी। ज्यामितीय अर्थ, इसको समझना जरूरी है। इससे संबंधित हमारी पूरी की पूरी प्रश्नावली है बेटा। समझ रहे ना आप क्या कर रहे हैं? पूरी की पूरी एक प्रश्नावली है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। ज्यामितीय अर्थ में आपने अभी तक कभी ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, है ना। ये ऐसा ग्राफ रहता था हमारा, रहता है ना। यस सर, रहता है, ऐसे ही रहता है ग्राफ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं क्या? यस सर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष। और ये क्या है? ये एक्स है तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स डैश अक्ष, ठीक है। और ये हमारा वाई है तो इसको वाई डैश भी बोल सकते हैं, नहीं देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन देते हैं चतुर्थांश में। और ये क्या है हमारा? ओरिजिन पॉइंट। हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट करना, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कमेंट करके बताओगे आप। क्या है इसको इंग्लिश में बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। तो आप उसको कमेंट करके बताओगे हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इस बहुपद के शून्यकों के अर्थ में हम क्या करते हैं? आपको देखना कि कोई रेखा आपके एक्स अक्ष से, ध्यान देना, एक्स अक्ष मतलब एक रेखा एक ऐसी जा रही है, आप देखोगे कि वह एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। जो हमारी रेखा आप देख रहे हो आप कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो वो कहलाते हैं शून्यकों की संख्या। बिल्कुल इजी, इतना इजी है कि आप एक बार देख लोगे, समझ लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। आप देखो यहाँ जो रेखा वो एक्स, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। वाई अक्ष को भूल जाओ, आपको एक्स अक्ष याद रखना है। आप देखोगे कि वो रेखा एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है। आप देखो, एक तो यही काट रही है यहाँ, एक ये काट रही है यहाँ, मतलब ये रेखा एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है ना। अगर 2 बार काट रही है तो समझ लो कि शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या क्या होगी? जितने बार काट रही, 2 बार काट रही मतलब 2 होगी। अगली रेखा हमने यहाँ दी, ये देखो जरा, ये हमने अलग किया, ये शून्यकों की संख्या। हमने देखा कि ये रेखा ये गई, ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है? आप देखो जरा, दिमाग लगाओ, कितने बार काट रही है? सिर्फ एक ही जगह काट रही है यहाँ पे, और एक्स अक्ष को कहीं छू रही क्या? नहीं छू रही ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं रहेगा, आप एक बार देखते हो आप। अगला, जैसे कोई भी एक रेखा आ रही है, या मान लीजिए इसको, ये एक्स अक्ष को, ये मान लीजिए ये है, हमने क्या किया, ये एक रेखा आई है, अब देखो ये कितने बार एक्स अक्ष को काट रही है, जरा देखो। एक तो यही काट रही है, एक सर ये काट रही है, एक ये काट रही है, और एक ये इधर काट रही है। अब गिनो कितने बार काट रही थी? 1 2 3 4 बार। तो सीधी सी बात है, जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? देखो ना, 1 2 3 4 बिंदुओं पर काट रही है, तो सर शून्यकों की संख्या 4 होगी। बस ये हो गया हमारा बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ।
इस चीज को आप सीखो, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको एक्स अक्ष को देखना है। आप देखेंगे कि एक्स अक्ष में क्या है, कितने जगह वो रेखा उस एक्स अक्ष में उसको काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। देखो आप 1 2 3 4 जगह छू रही, 4 जगह काट रही, तो इसमें शून्य की संख्या 4 होगी। और 2 जगह काटेगी तो 2 होगी, 1 जगह काटेगी तो 1 होगी, 3 जगह काटेगी तो 3 होगी। जैसे जितने बार वो एक्स अक्ष में और काटती जाएगी, आपको पॉइंट गिनते जाना है, वही होगी शून्यकों की संख्या। क्लियर? यस। चलिए अगला, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो आप, है ना। हमने बोला भी एक बार नहीं तो 2 बार आप देखते जाओ, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा बहुपदों के शून्यकों और चर में संबंध। जरा वो समझिए, बहुपदों के शून्यकों और चर में संबंध। बहुपदों के शून्यकों और चरों में संबंध, ये समझिए क्या है बहुपदों के शून्यक और चरों में संबंध क्या है। अब हम आपको बता दें कि शून्यक हम अब भी आपको समझा चुके हैं। शून्य क्या समझाया बेटा, जब बताया था कि जो बहुपद की घात होती है इतनी बड़ी उतने शून्यक होते हैं, तो हमने क्या बताया बहुपद के शून्यक आपको अभी समझाया आपको कि जो ऐसे चर का ऐसा मान जिस बहुपद में रखने पर क्या हो जाए, बहुपद शून्य हो जाए, वो शून्यक कहलाते हैं। चर हम आपको बता चुके हैं, जैसे एक्स वाई जेड, जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता वो चर होता है, जिसका मान फिक्स होता है वो चर होता है। ये भी हम आपको समझा चुके हैं। अब शून्यक और चरों में संबंध देखना, जरा संबंध क्या होता है, और इस पर बेस्ड हमारी पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है 2.2, जो इन दोनों के संबंध पर आधारित है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी यही क्लियर हो जाएगी, और नहीं समझा तो प्रॉब्लम जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपदों के शून्यक और चरों में संबंध, चलिए इनका संबंध पढ़ लेते हैं जरा। ठीक है, पहला आप देखोगे कि द्विघात बहुपद की बात आती है। द्विघात बहुपद क्या होता है, समझो। द्विघात बहुपद हमने बहुपद में क्लियर किया है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। हमने बताया था कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है, बताया था बेटा। और ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो रैखिक होता है, और ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद होता है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, माना कि हम मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद ये है, माना कि द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। इसकी जगह पे कोई ए बी सी की जगह पे कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, ये हमने माना है कि माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी है। ठीक है, हो गया। आप देखो यहाँ इसको रूप दे दोगे आप, तो एक कोई सा ए बी सी की जगह हमें संख्याएं लेनी है। आप संख्या यहाँ ले लो, हमने लिया जैसे 5 तो 5 एक्स स्क्वायर हो गया, बी की जगह हमने ले लिया 3 तो 3 एक्स हो गया, और सी की जगह हमने ले लिया 7 बराबर 0। तो देखो ये बहुपद बन गया कि नहीं बन गया। तो ये मानक रूप है बहुपद का। द्विघात बहुपद का क्या है, मानक रूप। इसमें आप ए बी सी की जगह कोई भी संख्याएं आप रखोगे तो वो द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ए या 5 लिया, बी की जगह 3 लिया, सी की जगह 7 लिया, मतलब आप देखो कि ए का मान 5 हो गया, बी का मान 3 हो गया, सी का मान 7 हो गया। क्लियर हो गया इतना। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का है ना, ये मानक रूप कहलाता है द्विघात बहुपद का। आप इसमें संख्या बदलते जाओगे, द्विघात समीकरण के बहुत सारे बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे द्विघात बहुपद हो गए। अब इनमें बात आती है इंपॉर्टेंट फार्मूला 2, ये पढ़ लीजिए। एक आता है शून्यकों का योगफल। क्या आता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल सर, शून्यकों का योग या योगफल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए। सर ये क्या है, यहाँ पर अल्फा और बीटा शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, जबकि बी और ए क्या हैं, चर की मान। जैसे चर x है, x का गुणांक क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे b लिखा है ना, आप देखोगे b, तो b के स्थान पर जो रहेगा हमारा x के साथ वो कहलाएगा। ठीक है, ये होगा शून्य और ये होगा चर। चर की जो चर का मान रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा था अगर 5x लिखा तो x का मान, x का गुणांक क्या होगा 5, तो x की b की जगह पे 5 आएगा, जहाँ b लिखा रहेगा वहां पे हम 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये संबंध होता है जिसमें कि अगर आप शून्यकों को जोड़ दोगे तो जो हमारे क्या बोलते हैं समीकरण में चर हैं वो b और a का अगर आप भाग दोगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके बताना पड़ेगा। अगला फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ लीजिए दोनों के दोनों। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है सर गुणा, अल्फा इंटू बीटा। इंटू का मतलब यहाँ गुणा है, आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो,
अल्फा गुणित बीटा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या सर पॉइंट सा लगा दिया, इसका मतलब बी गुणा होता है, ये होता है सी बटे ए। अब ये क्या है, आप यहाँ देखो कि जो बी है, बी किसकी जगह पे आ रहा है, एक्स की जगह, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, गुणांक का मतलब समझ, जैसे हमने लिखा 5x, तो इस एक्स के गुणा में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है ना, तो इस x का जो गुणांक होगा बेटा वो 5 होगा, ठीक है। हमने लिखा कि 7x², तो मालूम यहाँ पे क्या लिखा है, x² लिखा ना, तो x² का गुणांक, गुणांक मतलब गुणाधन अंक, गुणा में लिखा हुआ अंक, इसके गुणा में क्या लिखा है 7, तो x² का गुणांक होगा 7, x के गुणा में लिखा है 5, तो x का गुणांक होगा 5। क्लियर ना। चलिए, तो आप देखो b कहाँ, या b x लिखा है ना, मतलब x का गुणांक कहलाता है b, तो x का गुणांक। आप यहाँ देखोगे a कहाँ लिखा, x² के साथ लिखा हुआ है, मतलब जो a रहेगा वो x² का गुणांक कहलाएगा, x² का गुणांक कहलाएगा। समझ गए आप। यहाँ भी आ जाइए, c कहाँ लिखा हुआ है, आप देखोगे बेटा यहाँ पर c कहाँ लिखा है, c एक अचर पद होता है, जैसे हमने लिखा 5x² धन 3x धन 7, तो ये अकेला लिखा है ना, ये अकेला, तो ये अचर लास्ट का जो अंक रहेगा हमारा वो कहलाता है अचर पद, तो ये क्या होगा, अचर जिसके साथ ना एक्स वाई हो, क्या कहलाता है, अचर पद। आप यहाँ लिख सकते हो अचर पद, जबकि यहाँ ये क्या ए है, यहाँ पर बेटा ए क्या होता है, ए कहलाता है x² का गुणांक, तो आप यहाँ लिख सकते हो ये x² का गुणांक। बस ध्यान से पढ़ते जाना बेटा, मैं बिल्कुल वादा करता हूँ आपको पूरी चीज समझ में आएगी, बस ध्यान से पढ़ो। x² का गुणांक, क्लियर हो गया इतना। ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो इसमें आपको यूज होने वाले हैं, तो आप इनको तरीके से कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, इस वीडियो में हमने अध्याय 2 बेटा बहुपद से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी, इसकी प्रस्तावना थी, वो पूरी की पूरी प्रस्तावना हमने इसमें कंप्लीट कर दी है। आप, मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी प्रस्तावना अच्छे से समझ में आएगी, और आपको जरूर पूरा का पूरा वीडियो देखना है, स्टार्टिंग से एंड तक। आप अगर वीडियो देखोगे तो पूरी की पूरी प्रस्तावना आपको क्लियर हो जाएगी, और मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा क्या करेंगे, 2.1 जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है वो, और इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे आगे वाले, वो सारे के सारे उदाहरण भी कंप्लीट करूंगा। मैं नेक्स्ट 2 वीडियोज में और पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।